नमस्कार दोस्तों, हमारी इस श्रृंखला के 6वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार अपनी श्रृंखला शहीद भगत सिंह के चंद आखिरी दस्तावेज के माध्यम से आपको सुना रहे हैं वो ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक कहानियां जो कि शहीद भगत सिंह से जुड़ी हुई हैं कि उनका दृष्टांत क्या कहता था, वो क्रांतिकारी से इतर कैसे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और उनकी सोच क्या थी जिसके दम पर उन्होंने उस उम्र में, जब आज हम अच्छे से अपने आप को समझना भी शुरू नहीं कर पाते, तब इतना बड़ा दर्शन उन्होंने लिख दिया, इतने देश के लिए कुर्बानी दे दी। उस बात को पकड़ने के लिए, उस बात को समझने के लिए श्रृंखला मैंने आप सभी के सामने रखने का फैसला किया था कि कैसे एक नवयुवक इतनी कम उम्र में अपने देश के लिए शहीद हो सकता है, क्या जज्बा उनके अंदर रहा होगा। इसलिए उनके पिस्तौल वाले स्वरूप को छोड़ करके हमने दर्शन वाले स्वरूप को, यानी कि एक दार्शनिक के रूप में भगत सिंह को आपके सामने लाने की कोशिश की है। भगत सिंह जी के पिछले जो एपिसोड थे उनमें हम तरह तरह की तमाम बातें आपको बता चुके हैं और उनके दृष्टांत के विषय में भी हमने चर्चा की। आज का जो एपिसोड है, यानी कि जो हमारा 6वां एपिसोड है, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहाँ वो थोड़े से महात्मा गांधी से उनके विचार थोड़े से अलग हो जाते थे। हुआ क्या, जब भगत सिंह क्रांतिकारी के रूप में इस मैदान में कूदे, वो अक्सर कहा करते थे कि क्रांतिकारी और आतंकवादी में फर्क होता है। वो केवल इसलिए कहते थे कि क्रांति जो है वो सृजन के लिए है, जबकि आतंकवाद जो है वो विध्वंस के लिए है। तो विध्वंस नहीं करना है, विसर्जन करना है। ये पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं। तो आज की जो कहानी है वो बड़े 1920 के में जो उस दौरान आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उस समय की ये घटनाएं जो निकल करके उनके दस्तावेजों से सामने आती हैं। भगत सिंह कहते थे उनकी शैली अलग थी काम करने की। वो कहते थे कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं या जो सर्वहारा वर्ग है, वो क्रांति का आधार बनेगा, वो जनक बनेगा क्रांति का। क्योंकि आप किसी व्यवसायी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दे। आप किसी कर्मचारी से अपेक्षा नहीं कर पाएंगे, आप किसी सरकारी विभाग में पदस्थ किसी सिपाही से अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दे। मजबूरियां हैं उनकी, शासन के हाथों में उनकी बागडोर है। और वो तो यहां तक कहते थे कि उनके परिवार का भरण पोषण चूंकि उनके ऊपर है, तो उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य उनके परिवार का भरण पोषण होना चाहिए, इससे भी भारत का बहुत भला होगा। तो वो वर्ग ना करे, उसका जो बहिष्कार है वो नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं पाएगा। इस क्रांति में झोंकना पड़ेगा, किसानों को, मजदूरों को आगे आना पड़ेगा, उस सर्वहारा वर्ग को आगे लाना होगा और उनके अंदर क्रांति के बीज बोने होंगे। और जो ये भीड़ है वो सोया हुआ शेर है, अगर वो एक बार जाग गया तो आप ये मानिए कि आपको आजादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 1920 के आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी जी को एक प्रपोजल दिया गया, एक बात उनसे कही गई कि भाई फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उन्हें इस क्रांति का हिस्सा बनाया जाए, तो महात्मा गांधी जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भाई फैक्ट्री के मजदूर तो नहीं, हम इस आंदोलन का हिस्सा उनको नहीं बना सकते, कामकाज प्रभावित होता है और ऐसा हमें नहीं करना है। तो भगत सिंह जी के मंतव्य यहीं पर अलग हो जाते थे। वो कहते थे कि आप समझौता करते हो, आप समर्पण करते हो, आप डरते किससे हो? आप एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, किस चीज से डरते हो? अच्छा, महात्मा गांधी के इस निर्णय का सभी नेताओं ने एक सुर में समर्थन भी कर दिया, क्योंकि राजनीतिक जो सिद्धांत थे वो इसकी अनुमति नहीं देते थे। उन नेताओं को ये पता था कि भाई अगर ये भीड़ एक बार जाग गई तो क्रांति तो ठीक है, अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी, आजादी मिलने के बाद हम आगे भी चले जाएंगे, लेकिन ये क्रांति खत्म होने वाली नहीं है। कल हम सत्ता में आएंगे, ये मजदूरों की भीड़, ये किसानों की भीड़ हमारे खिलाफ भी ऐसे ही उग्र आंदोलन के लिए चेतन हो जाएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि उसे अपने अधिकारों की मांग कैसे करनी है। भगत सिंह जी अपने उस दस्तावेज में लिखते हैं और कहते हैं कि केवल उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लौते ऐसे नेता थे जो ये मानते थे, जो ये स्वीकार करते थे कि भाई इन मजदूरों को और इन किसानों को इस आंदोलन और इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए। उन्हें छोड़ करके कोई नेता ऐसी बात नहीं करता था, ये भगत सिंह जी ने कहा है। तो यहीं पे उनकी बातें अलग हो जाती थी और यहीं उनके सिद्धांत मेल नहीं खाते थे। रास्ता एक था, हम कहते हैं ना कि मंजिल एक थी, आजादी हम लेने के लिए लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो फिर रास्ते कैसे अलग हो सकते हैं?
जबकि मान लीजिए कोई क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, उसके साथ तो ये मतभेद समझ में आते हैं, मनभेद समझ में आते हैं। लेकिन भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो एक उच्च कोटि का दार्शनिक था, जो व्यक्ति अपनी विचारधारा से पूरी चीजों को पोषित कर सकता है, जिसके पास एक योजना है, ये कार्यबद्ध योजना है जो क्रांति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महती है, उस व्यक्ति से मतभेद होना तो कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं रहा होगा। तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जब तक ये वर्ग, बस उनका साफ तौर पर कहना था कि नेता केवल इस चीज का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये क्रांति करना सीख गए तो ये हमेशा क्रांति के लिए खड़े हुए होंगे, उठ खड़े होंगे। अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद हमारी सत्ता आएगी और हमारे खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ेंगे। तो अपने उस आने वाले कल को बचाने के लिए ये आज इस जो क्रांति का जो महासमर है उसमें इनको नहीं झोंकना चाहते, इनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये उसी स्तर पर पड़े रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका विकास हो जाए। राजनीति ने हमेशा से ही ऐसे सिद्धांतों का पालन किया है और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ी है। तो उनका बड़ा मतभेद हो जाता था इस विषय पर, और वो मैंने घटनाक्रम का जिक्र भी किया आपसे कि 1920 के दौरान इस तरह की घटना घटी थी और महात्मा गांधी के इस निर्णय से वो व्यथित हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एकमात्र नेता थे जो कहते थे कि नहीं, सबको आगे आना चाहिए। उनकी सोच क्या थी, दूरदर्शी थे, क्या कुछ सोच करके उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी बात सही थी। भगत सिंह उनके विषय में बहुत अच्छी बात करते हैं। तो ये जो कहानी थी, जो ये दृष्टांत था, वो आपको बताना बेहद ज़रूरी था कि कैसे कुछ परिस्थितियां बनी, क्यों ऐसा था। आपको कारण जानना बहुत ज़रूरी है। भगत सिंह जी भी कहते थे कि विश्लेषण करिए, तार्किक तर्कों की कसौटी पर कसिए चीज़ों को। आपको जानना होगा, आप मनुष्य हैं, आप में सीखने, समझने और तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको अपने इतिहास से सीख लेनी होगी, आपको जानना होगा स्वयं को। तो ऐसी ही कुछ जो चीज़ें थी, तो किसान और मजदूरों को लेकर के वो बाकी जो आगे आने वाले एपिसोड हैं उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर आज वो होते तो क्या कर रहे होते, तो किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया। आगे आने वाले इस एपिसोड में उन चीज़ों पर भी चर्चा होगी, तथ्यों के साथ और कुछ प्रमाणों के साथ, और कुछ नए ऐसे पहलू जो हम आपको बताएंगे इस श्रृंखला के माध्यम से, जहां आप जानेंगे कि कहाँ कमी रह गई। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि सेकंड लेयर ट्रुथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों के साथ इस कहानी को साझा कीजिए ताकि उन तक भी इतिहास की ये रोचक किस्से सही तरीके से पहुंच सके। हमारे इस श्रृंखला के 6वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले भाग के साथ बहुत जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।